अब हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लेक्चर नंबर 2 में देखिए क्या है। सबसे पहले कुछ सिंपल टॉपिक्स हैं इस लेक्चर में जो आपको स्मॉल टॉपिक्स आने चाहिए। देखिए लेट अस सपोज ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यू ऑल नो is 8 and mass number is 16, ठीक है। अगर हम बात करें O2 नेगेटिव की, ये आप सबको पता है मास नंबर क्या है 16, एटॉमिक नंबर क्या है दैट इज 8। अगर O2 नेगेटिव की बात करें तो बताइए कि इसका मास नंबर क्या होगा। बड़े ध्यान से सोच के बताइएगा। O2 नेगेटिव के केस में अगर ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो मास नंबर क्या होगा। ध्यान रहे कि मास नंबर चार्ज के मुताबिक कभी भी अलग नहीं होता, तो मास नंबर रिमेन्स सेम, ठीक है। एंड सेम विद एटॉमिक नंबर दैट इज आल्सो। तो ये छोटी सी बात है, कई बच्चे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। याद रहे कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए लेकिन मास नंबर एटॉमिक नंबर एलिमेंट का और आयन का क्या होगा सेम होगा, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है मास नंबर आप सबको पता है नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं मास ऑफ एटॉमिक नंबर। तो अल्टीमेटली एटॉमिक नंबर को लेट अस सपोज हम Z से डिनोट करते हैं, ठीक है, और मास नंबर को A से डिनोट करते हैं। किससे? A से। तो A क्या हो जाएगा Z प्लस N, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N से डिनोट कर रहे हैं। तो न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये कुछ स्मॉल से बेसिक्स है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो पता होने चाहिए। अब देखिए, अब अगर कोई स्मॉल टर्म्स रिगार्डिंग एटम्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। स्मॉल टर्म्स, फर्स्ट टर्म इज आइसोटोप्स। आप सबको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनमें सेम एटॉमिक नंबर हो डिफरेंट मास नंबर हो। जैसे कि एज एन एग्जांपल प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तो यहां पे एटॉमिक नंबर्स आर ऑलवेज सेम, तो 1 है। मास नंबर्स आर डिफरेंट 1, 2 एंड 3, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। नेक्स्ट इज सेकेंड टर्म जो मैं आपको बताने लगा हूं आइसोबार्स। क्या होगा सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे कि एज एन एग्जांपल कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, और आर्गन, ठीक है। आप सीरीज वाइज लिख लो आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सबका मास नंबर 40 बट देयर एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट। 18, 19, 20 different atomic numbers, same mass number. So these are isobars. ठीक है।
Next part is, third part, isotones. याद रहे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर होंगे, अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात की जाएगी तो हम उन्हें आइसोटोन्स बोलेंगे. एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देना जरा. बोरॉन और बेरिलियम. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9. बोरॉन का 5 एंड मास नंबर इज 11. देखिए न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. 9 माइनस 4 दैट इज 1, सॉरी 9 माइनस 4 दैट इज 5. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए. ठीक है, क्लियर है. आप कोई और एग्जांपल ले लें, न्यूट्रॉन जिनमें सेम हो. अब 11 माइनस 5 दैट इज 6 आया, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं आई. ठीक है, तो ये आइसोटोन्स नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कार्बन, कार्बन का एग्जांपल लें. कार्बन क्या होता है, 6 12, 12 माइनस 6 दैट इज 6. तो दिस इज 6, दिस इज आल्सो 6, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए. तो हम कह सकते हैं कि दिस इज एप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ आइसोटोन्स वेयर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम. तो these are isotones. Fourth part, isotopic abundance. बच्चे एक बात और याद रखना, आइसो मीन्स होता है सेम. याद रखना, आइसो मीन्स सेम. आइसोटॉपिक अबंडेंस क्या होती है, बड़े ध्यान से समझना. ठीक है, ये वो परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स हैं, ठीक है, जो कि मास वाइज एक्चुअली यूज की जाती है. ठीक है, क्लियर. नेचुरली अकरेंस जो पाई जाती है, मास वाइज जो एक्चुअल एलिमेंट आइसोटोप्स को मिक्स करके पाया जाता है. एक एग्जांपल देता हूं, ये हमने पहले भी किया था. क्लोरीन, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. ठीक है, अब ये पाया जाता है अराउंड 75% और ये पाया जाता है अराउंड 25%. तो आइसोटॉपिक अबंडेंस फाइंड करने, कैसे फाइंड करोगे, मास मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज. अगेन मास, आइसोटॉपिक मास मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ओवर टोटल परसेंटेज. 75 प्लस 25 क्या आ गया, दैट इज आपका 35.5 आ गया. तो हम ये कह सकते हैं, तो आइसोटॉपिक अबंडेंस ऑफ क्लोरीन is 35.5. This is also called the atomic weight of element of a particular element. तो atomic weight क्लोरीन का हम क्या लेते हैं, 35.5. ठीक है. नेक्स्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स. बच्चे आइसो मीन सेम और इलेक्ट्रॉनिक बोल देते हैं या इलेक्ट्रॉन्स बोल दो. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनमें हो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे. अब देखिए कैसे हम जज करते हैं. देखिए जरा, एलिमेंट ले लो, O2 नेगेटिव
N3 नेगेटिव, F नेगेटिव, नियॉन सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अगर आप चार्ज वाइज सबके इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे तो सबके इलेक्ट्रॉन्स 10 आएंगे। ऑल आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 10। देखिए कैसे 7 एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज, चार्ज के 3 नेगेटिव ऐड कर दो, 7 प्लस 3 इज 10, 8 प्लस 2 इज 10, 9 प्लस 1 इज 10। ऑलरेडी नियॉन पे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। सोडियम 11 होते हैं, 11 माइनस 1 पॉजिटिव चार्ज सब्ट्रैक्ट करते हैं तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगते हैं, तो 11 माइनस 1 इज 10, 12 माइनस 2 इज 10, 13 माइनस 3 इज 10। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, these species are having same number of electrons, that's why they are called isoelectronic। ठीक है, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट, तो ये तो बचे आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात करी। अब हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये भी कंपटीशन में आ सकता है लेकिन सिलेबस में भी प्रेजेंट है। अब हम सिर्फ कंपटीशन की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट जो हम करने जा रहे हैं, 6th पार्ट, दैट इज आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होते हैं, ध्यान देना जरा। आइसोस्टर्स में 3 चीजें सेम होती हैं। क्या सेम होते हैं? सेम नंबर ऑफ एटम्स, number of electrons, number of bonds। clear? तो these are called isosters। ठीक है, एग्जाम्पल भी दूंगा, ध्यान देना जरा। कार्बन मोनोक्साइड एंड N2, देखिए कैसे 2 atoms are there, again 2 atoms are there, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम्स है, यहाँ पे कार्बन और 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट पार्ट हमारा करेक्ट है, जो कि सेम है नंबर ऑफ एटम्स। सेकेंड पार्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। 6 प्लस 8 इज 14। नाइट्रोजन, सिंगल नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7। 2 नाइट्रोजन्स आर देयर, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो हमारा सेकंड पार्ट भी कवर हो गया। थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कार्बन और ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। बॉन्डिंग आप बच्चे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में सीखेंगे, जो कि हमारा 4th चैप्टर है। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, इट मींस बॉन्ड्स आर आल्सो सेम इन नंबर, देयरफॉर हमारा थर्ड पार्ट भी कवर हो गया, सेम इन। तो ये दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 मॉलिक्यूल आर आइसोस्टर्स। क्या कहलाएगा? आइसोस्टर्स। इजी। नेक्स्ट हम करेंगे आइसोटॉपिक नंबर। मुझे साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला बनाया है जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल का या फिर किसी भी कंपाउंड का आइसोटॉपिक नंबर बता सके। देखिए कैसे आइसोटॉपिक नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। A minus 2Z, A is atomic mass, Z is here atomic number। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको क्लैरिटी से समझाऊंगा कि आइसोटॉपिक नंबर किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड या मॉलिक्यूल का कैसे फाइंड करें। देखिए कैसे,
सिंपली ज्यादातर तो बच्चे एटम्स में ही हम चेक कर रहे हैं क्योंकि हम एटम्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन का आइसोटोप ले लेते हैं। ऑक्सीजन 870, नॉर्मली 16 होता है, मैं आइसोटोप ले रहा हूं, ठीक है। तो आइसोटोपिक नंबर इसका क्या होगा, मास नंबर माइनस 2 इंटू एटॉमिक नंबर, क्या हो गया 17 माइनस 16 दैट इज 1। तो आइसोटोपिक नंबर ऑफ दिस आइसोटोप इज 1, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो लेट अस सपोज बोरॉन ले लो 11 5, आइसोटोपिक नंबर क्या बना 11 माइनस 2 इंटू 5 दैट इज 1। अगेन दिस इज आइसोटोपिक नंबर, इजी है। लास्ट पार्ट जो हम इसमें करेंगे आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, जिन एलिमेंट्स में सेम आइसोटॉपिक नंबर हो, ये आइसोडाइफर्स कहलाते हैं, ठीक है। आयरन और क्रोमियम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 26 56, क्रोमियम आयरन का एटॉमिक मास 56 है, एटॉमिक नंबर 26 है। 24 एटॉमिक नंबर, मास नंबर इज 52। अब देखिए जरा आयरन में सेपरेटली फाइंड करें, 56 माइनस 2 इंटू 26 दैट इज 4। देखो 52 आ जाएगा, 56 माइनस 52 इज 4। अगेन क्रोमियम का फाइंड करते हैं, 52 माइनस 2 इंटू 24 दैट इज 4 अगेन। तो ये दोनों क्या हो गए, आइसोडाइफर्स हो गए। अगर हम ऑक्सीजन आइसोटोप और बोरॉन की बात करें, दोनों में आइसोटोपिक नंबर सेम है, तो ये भी क्या हो गए, आइसोडाइफर्स। तो सेम आइसोटोपिक नंबर अगर आ जाता है तो हम उन्हें आइसोडाइफर्स बोलते हैं। तो ये बच्चे कुछ आपको मैंने बताया, कुछ टर्म्स बताई जो आपको ऑलरेडी अब पता होनी चाहिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है next part is radioactivity। बच्चे रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, वो फिनोमिना जिसमें कोई एलिमेंट अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करे, उस प्रोसेस को हम, फिनोमिना को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। देखिए रेडियो एक्टिविटी में आपको क्या पता होना चाहिए, ध्यान देना जरा। देखिए
ये हमने एक पर्टिकुलरली डिजाइन सिस्टम बनाया है, कॉपर का मेटल सिस्टम बनाया है, जिसमें हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया, मान लीजिए रेडियम रख दिया, ठीक है। मान लीजिए स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, या फिर कोई भी जो डिटेक्ट कर पाए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब देखिए क्या होगा, ठीक है, यहां से रेज निकलेंगी, कुछ रेज स्ट्रेट जाएंगी, कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो जाएंगी टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो जाएंगी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमारे को पॉइंट यहां पे नजर आएंगे अलग अलग, जहां पे वो स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अब देखिए, जो रेज तो स्ट्रेट चली गई, उनको हम आप जानते हैं कि क्या बोलेंगे, गामा रेज। जो रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हुई, इट मींस उनमें कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज है, और उसे बोलेंगे बीटा रेज। और जो रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज हुई, इट मींस दे आर पॉजिटिवली चार्ज, इट मींस दिस इज अल्फा रेज, ये अल्फा रेज। अब देखिए बच्चे, अल्फा रेज को हम हीलियम 24 से डिनोट करते हैं, ठीक है। बीटा रेज को हम E-10 से डिनोट करते हैं। गामा रेज सेम रहेगी तो कोई डिनोशन नहीं है, गामा रेज ही बोला जाएगा। तो ये पार्ट आपको पता होना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव रेज निकल रही हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। तो ये आपको रेडियो एक्टिविटी का पार्ट पता होना चाहिए। आपने लोअर क्लासेस में भी श्योरली ये ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे earlier models of atom। earlier models of atom। देखिए, अगर हम अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम करें, जो अर्ली टाइम में स्टार्ट से ही एटम के अलग अलग मॉडल्स सामने आए थे, तो फर्स्ट मॉडल है जे थॉमसन। यू ऑल नो दैट हम जे थॉमसन मॉडल अर्लियर क्लासेस में भी करते हैं। क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज एम्बेडेड विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये अर्लियर मॉडल ऑफ एटम था जो कि जे थॉमसन ने बताया था। और ये मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया, वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया। लिमिटेशन क्या थी, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ये फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं इसकी लिमिटेशन थी रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट मैं करने जा रहा हूं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम यू कैन से। देखिए बच्चे, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम किस तरह का है मैं आपको बना के बताता हूं। ये बच्चे
इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक्चुअली पता लगा था कि एटम किस तरह का होता है। This is semicircular zinc sulfide screen. देखिए हुआ क्या, स्लिट क्या होते हैं बच्चे, किसी भी शीट में एक स्मॉल होल, उसे हम स्लिट बोलते हैं। हुआ क्या, ध्यान से समझना, ऑब्जर्वेशन क्या था, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा कॉपर चैम्बर में, ठीक है, ये क्या करेगा, रेज रिलीज करेगा, ठीक है, स्लिट में से अल्फा रेज पास हो जाएंगे, ठीक है, और अल्फा रेज जब गोल्ड फॉयल पे गिरेगी तो मैक्सिमम रेज गोज स्ट्रेट, about 99.9% rays goes straight। ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूं, ध्यान से समझना, मैक्सिमम रेज about 99.9% रेज स्ट्रेट चलेगी, some deflected by small angle, some rays deflected by small angle, some rays deflected by large angle। ठीक है, some rays deflected by large angle and some rays, or you can say rare ray, 1 in 20,000 deflected by back। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशंस थे, some deflected by small angle, some deflected by large angle, 1 in 20,000 deflected back। याद रहे एनसीईआरटी में जो आपने अर्लियर ईयर्स में किया 1 in 12,000 बोला गया, लेकिन एक्चुअली 1 in 20,000 होता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस मैंने बता दी। ठीक है, अब कंक्लूड क्या किया। ठीक है, कंक्लूड करने से पहले आपको मैं थोड़ा एक एटम बना के बताऊंगा, ध्यान देना जरा। उस टाइम तो पता नहीं था एटम कैसा होता है, तो उन्होंने क्या किया, नॉर्मली ज्यादातर रेज क्या जा रही थी, स्ट्रेट जा रही थी, सम डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, मे बी ऐसा ही हुआ होगा, और सम डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल, 1 in 20,000 deflected back। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल, क्या हुआ हो ये मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूं। ठीक है, आपने कैरम खेले, कैरम में स्ट्राइकर अगर बिल्कुल बीचों बीच मारेंगे वापस आ जाएगा, साइड पे मारेंगे तो उस साइड चला जाएगा, उसके साइड पे मारे दूसरी साइड मारेंगे तो थोड़ा साइड पे चला जाएगा, और अगर बिल्कुल बीचों बीच मारते हैं तो वापस भी आ जाते हैं। तो वैसे ही हुआ होगा, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, कैथोड रेज आ रही, ठीक है, अल्फा रेज आ रही है, सॉरी, ठीक है, विच इज अगेन पॉजिटिवली चार्ज्ड। आप सबको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो नियर बाय रेज, जो बहुत नियर बाय रेज होंगी वो टच किए बिना ही डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो भी पॉजिटिव है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है। जो नॉर्मली टच करेंगे वो लार्ज एंगल से,
डिफ्लेक्ट हो गई, जो बिल्कुल बीचों बीच टच की तो वो क्या होगी, बैक, डिफ्लेक्टेड बैक। तो इस एटम को सोचते हुए कुछ कंक्लूजन्स निकाली। फर्स्ट कंक्लूजन कि लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री स्पेस मस्ट बी देयर इन एन एटम, तभी तो ज्यादातर रेज क्या जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, अबाउट 99.9%। सेकेंड कंक्लूजन क्या है कि कोई ना कोई हैवी पार्टिकल एटम के इन बिटवीन है, मिडल में, ठीक है, जिसको फर्दर न्यूक्लियस कहा गया। ठीक है, तो हैवी पार्टिकल is in between atom called nucleus। ठीक है, अब क्योंकि ये स्मॉल एंगल से भी डिफ्लेक्ट हो रहा था विदाउट टचिंग, तो इट मीन्स न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव है, तभी तो अल्फा रेज जो कि पॉजिटिव चार्ज है उसको डिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये कुछ कंक्लूजन्स, मेन कंक्लूजन्स मैंने बताई जो कि हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में देखी। अब आप कहेंगे गोल्ड फॉयल में तो बहुत सारे एटम्स हैं, तो आप कुछ एटम्स कुछ ज्यादा एटम्स रिप्रेजेंट करके रेज को शो कर सकते हैं। कैसे देखिए, ठीक है, तो आप ज्यादा एटम्स शो कर देंगे क्योंकि गोल्ड फॉयल में काफी सारे एटम्स हैं, तो इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल ऑफ एटम आज तक कहलाता है। ठीक है, तो ये अच्छे से आप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चे नेक्स्ट हम करेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। नेक्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। देखिए, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुए हैं, कुछ और हम एड अप करेंगे। फर्स्ट वन इज वेवलेंथ। फर्स्ट पार्ट जो आपको बताना चाहिए वेव के बारे में, वेवलेंथ। देखिए बच्चे, कोई भी वेव ये हमने कोई भी वेव बनाई, अगर आपको सबको पता है अपर पार्ट इज क्रस्ट, लोअर पार्ट इज ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट्स और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ।
वो क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है, तो टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट्स और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, लैम्डा से डिनोट किया जाता है, दिस इज स्मॉल लैम्डा, लैम्डा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और आपको पता लग गया वेवलेंथ क्या होती है। सेकेंड टर्म जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट इज फ्रीक्वेंसी। इसको इस तरह डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। बताइए फ्रीक्वेंसी होता क्या है, बताइए, बड़े ध्यान से सोच के अपने माइंड में बताइएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी। ध्यान देना, नंबर ऑफ वेव्स traveling through a point in 1 second। देखिए, हमने ये पॉइंट डिसाइड कर लिया, कोई भी एक पॉइंट डिसाइड कर लिया, ये पॉइंट मान लो डिसाइड कर लिया मैंने। ठीक है, अब 1 सेकेंड में इस पॉइंट में से कितनी वेव्स ट्रेवल कर पा रही हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। ठीक है, याद रहे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Lambda is wavelength. Lambda is wavelength. You all know what is wavelength. This is frequency. ठीक है, याद रहे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो हम करने जा रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बच्चे, ठीक है, दिस इज डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम वेलोसिटी। ये v से डिनोट करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी बेसिकली अगर हमें डिफाइन करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, एक वेव 1 सेकेंड में, आई मीन टू से 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका है, कितना डिस्टेंस 1 सेकेंड के अकॉर्डिंग ट्रेवल हुआ, उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट इज एम्पलीट्यूड। देखिए, एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। याद रहेगा, ए से डिनोट करते हैं हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। याद रखिएगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड के रिलेटेड एक फॉर्मूला है यहां पे जो कि आपको अच्छे से आना चाहिए। देखिए क्या, L इक्वल टू n-1 लैम्डा बाई 2। L is length, n is total number of nodes, lambda is wavelength। तो देखिए, मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग दी है, मान लीजिए ये स्ट्रिंग दी है, समझते,
अब इसको आपने टच किया, हिलाया, ये टाइड विद सम रॉड है तो हिलाया, तो ऑब्वियस है ये स्ट्रिंग क्या करेगी, वेव लाइक नेचर शो करेगी। ठीक है, इसमें जितने बार 1 2 3 4 5 और 6 टाइम्स इस लाइन को क्रॉस किया तो वो नंबर ऑफ नोड्स होंगे। I mean to say this is node। ठीक है, तो मान लीजिए 6 नोड्स आर देयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 वेवलेंथ आपको पता लग ही जाएगी, क्रस्ट्स के बीच में डिस्टेंस और ट्रफ के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, वेवलेंथ आपको पता लग ही जाएगी। तो एक्सपेरिमेंटली जब करेंगे तो 5/2 इंटू लैम्डा दैट इज 2.5 इंटू लैम्डा इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हमें किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ पता लग सकती है, वेवलेंथ आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर लें, नोड आप फाइंड कर लें, कितने, तो 2.5 लैम्डा लेंथ आपको पता लग सकती है। ये वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मे बी पॉसिबल कभी कंपटीशन में आ जाए तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट इज वेव नंबर, फिफ्थ पार्ट, वेव नंबर। वेव नंबर जो हमने फ्रीक्वेंसी से डिनोट किया था ना, उसके ऊपर डैश जब आप पा देंगे तो उसको हम वेव नंबर बोलते हैं। ठीक है, वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट in 1 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, याद रहेगा, मतलब यहां से यहां तक मान लो 1 सेंटीमीटर है, तो कितनी वेव्स इस 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक मान लो 1 सेंटीमीटर है, तो कितनी वेव्स 1 सेंटीमीटर लेंथ में प्रेजेंट है, उसे हम वेव नंबर बोलते हैं। वेव नंबर याद रहे 1/λ भी कहलाता है। ठीक है, वेव नंबर याद रहे क्या कहलाता है, 1/λ। ठीक है, 6 पॉइंट, वेव नंबर के बाद बचे टाइम पीरियड। जो कि T से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज टाइम पीरियड, बड़े ध्यान से समझना। ये टाइम पीरियड क्या होता है, साइक्लिक फॉर्म में एक वेव कितना टाइम ले रही है, यहां से शुरू किया था, कितना टाइम लिया साइक्लिक फॉर्म में एक वेव को कंप्लीट होने में, दोबारा से वहां तक ही सेम स्टार्टिंग पॉइंट तक आने में, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। याद रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो अब देखिए टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी से रिलेट किया गया है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो
टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी से रिलेट किया गया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t। तो ये बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव बताए जो कि आपको पता होने चाहिए, अच्छे से पता होने चाहिए। ये आप अच्छे से अगर कर लेंगे तो इनके रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, स्मॉल न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से आप वेव के रिलेटेड पढ़ लीजिएगा। टाइम पीरियड, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये कई बार आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अच्छे से आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा।